मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, कवि देवदत्त का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकालीन कई कवि है, चाहे बिहारी हो, केशव हो, पद्माकर हो, भूषण हो, ठाकुर हो, बोधा हो, परंतु कवि देव और कवि बिहारी दोनों के काव्य सौष्ठव की यदि तुलना की करें, दोनों के काव्य सौष्ठव की यदि तुलना करें, ये यूं कह लीजिए कि कवि देव और कवि बिहारी के श्रृंगार वर्णन की तुलनात्मक समीक्षा करें तो दोनों ही कवि देव और बिहारी दोनों ही रीतिकाल के प्रतिभा संपन्न कवि रहे हैं। इसमें कतई दो राय नहीं है। दोनों प्रतिभा संपन्न कवि रहे हैं। दोनों ने अच्छी रचना, अच्छे पद, अच्छी कविता, अच्छा साहित्य लिखा है। रीति नीति का साहित्य लिखा है कवि बिहारी ने तो। और श्रृंगार रस के क्षेत्र में कवि देव ने भी क्या कि अपनी लेखनी, अपना क्या कि साहित्य अच्छा रचा है। उसके बावजूद इन दोनों के काव्यों में अनेक स्थलों एवं प्रसंगों में शैली साम्य एवं भाव साम्य को देखकर हिंदी जगत में यह प्रश्न आलोचना का विषय बना कि दोनों में कौन बड़ा है, कि दोनों में अनेक स्थलों और प्रसंगों में शैली की समानता और भाव की समानता देखकर हिंदी जगत में यह प्रश्न आलोचना का विषय बना। दोनों ने अपनी अच्छी लेखनी चलाई, दोनों अच्छा साहित्य लिखा, परंतु अब प्रश्न ये कि दोनों में बड़ा कौन है, कि दोनों तो बराबर है नहीं, एक बड़ा एक छोटा। खेल खेलते हैं तो एक पक्ष तो हारता ही है, यह युद्ध होता है तो एक पक्ष विजय होता है, एक हारता है। तो दोनों में बड़ा कौन है, किसमें अनुकरणात्मक प्रवृत्ति, इस बात को लेकर कुछ वर्षों पूर्व पर्याप्त वाद विवाद चलता रहा। पर्याप्त वाद विवाद, डिस्प्यूट चलता रहा कि किसको माने, किसको नहीं माने, यदि किसी को माने भी जाए तो किस क्षेत्र में माने, किसी को यदि माने भी है तो किस क्षेत्र में माना जाए, किस क्षेत्र में माना जाए। परंतु उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। जद्दोजहद के बावजूद भी क्या परिणाम कुछ नहीं निकला। इस बात को लेकर कुछ वर्षों पूर्व पर्याप्त वाद विवाद चलता रहा, परिणाम उसका कुछ नहीं निकला। वस्तुतः स्वच्छंदवादी आलोचक अपने दृष्टिकोण से किसी कवि को छोटा बड़ा बता सकते हैं। स्वच्छंदवादी कवि आलोचक अपने दृष्टिकोण से किसी कवि को छोटा या बड़ा बता सकते हैं, परंतु यह प्रक्रिया अनुचित है। किसी को भी आप छोटा बता दो, किसी को बड़ा बता दो ना। उसी प्रकार किसी कवि की समग्र कृतियों का सही मूल्यांकन करने पर ही उसका स्थान निर्धारण किया जा सकता है। समग्र कृतियां अर्थात जो कुछ लिखा है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बारे में क्या कि एक तरह से तथ्य या निष्कर्ष उभर कर सामने आना चाहिए कि वास्तव में क्या कि दोनों ने क्या लिखा। सही मूल्यांकन करने पर उसका स्थान निर्धारण किया जा सकता है। तो हम यहां निष्पक्ष दृष्टि से देव और बिहारी की क्या कि तुलनात्मक अध्ययन करें तो रस सिद्ध कवि देव और बिहारी दोनों रस सिद्ध कवि थे। दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों रस सिद्ध कवि थे। रीति काव्य धारा में कवि देव रीतिबद्ध होते हुए भी बिहारी के समान रस सिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध होते हुए भी बिहारी के समान रस सिद्ध कवि माने जाते हैं। और दोनों ने प्रमुख रूप से श्रृंगार का चित्रण किया है। दोनों के काव्य में नायिका भेद, नक्सिक वर्णन मिलता है। नक्सिक का प्राय मतलब क्या एडी से लेकर चोट तक नक्सिक वर्णन मिलता है। बिहारी की एक ही रचना सस्सई के दोहों में जितनी प्रभावोत्पादकता एवं चित्रोमता है वे अन्यत्र दुर्लभ है। बिहारी की एक ही रचना बिहारी सस्सई, उनमें जितनी क्या कि प्रभाव उत्पादकता एवं चित्रोमता, ये दोनों भाव है, ये कहीं दूसरी जगह देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। उन्होंने अतलब शब्दों में, मतलब कम से कम शब्दों में ऐसे भावपूर्ण चित्रों और रूप सौंदर्य की उद्भावना कर दी जो आज तक के सभी हिंदी कवियों ने उन्हें उत्कृष्ट स्थान प्रदान कर देती है। साथ में बिहारी के इस गुण के समान देव के काव्य में भाव गहनता का गुण है। साथ में दी कवि देव के बारे में हम सोचे जाने
तो भाव गहनता का गुण है, जिसका बिहारी में थोड़ा सा अभाव दिखलाई देता है, जिसमें भाव का बिहारी में थोड़ा सा अभाव दिखता है। बिहारी चमत्कारिक चित्रों की सृष्टि करने में अधिक अभ्यस्त है, किसी भावना की गहराई में बैठकर उसकी आंतरिकता की परीक्षा करने में ये उतना मन नहीं लगाते, जबकि देव की यह विशिष्टता है। बिहारी ने भी क्या किया, एक तरह से भाव को लेकर, भाव की गहनता को लेकर क्या कि चित्रण किया है, परंतु आंतरिकता की परीक्षा करने पर वो उतना मन नहीं लगाते। अर्थात अंतरात्मा से, आंतरिक दिलो दिमाग से अगर एक तरह से उसकी परीक्षा करने लगे तो उतना मन नहीं लगाते जितना कि एक तरह से कवि देव लगाते। इस प्रकार कवि देव और बिहारी दोनों ही श्रृंगारी कवि होने थे, परंतु उनमें दृष्टि का अंतर था उनमें दृष्टि का अंतर था। इस कारण उनके काव्य प्रतिभा एवं कलात्मकता भी दोनों दो पृथक क्षेत्रों में उद्भूत हुई है। अब प्रश्न दोनों में क्या निष्कर्ष निकला कि एक तो भाव गहनता की दृष्टि से क्या कि देव आगे हैं और क्या कि बिहारी जी वह है, परंतु बिहारी ससई में गागर में सागर ऐसा भरा जो क्या कि देव कहीं नहीं ठहरते। रसिद कवि के रूप में देखा जा रहा है इनको। अगला एक बिंदु और ले लीजिए आप कि रीति परंपरा का दृष्टिकोण, यदि पारंपरिक दृष्टि से हम देखें तो उसका भी क्या कि एक तरह से मूल्यांकन कर लेते हैं। देव और बिहारी दोनों रीतिकालीन परंपराओं के पोषक कवि थे और दोनों ने श्रृंगार रस को प्रधानता दी है। रीतिकालीन परंपराओं के पोषक थे, रीति नीति परंपरा रीति रिवाज जो सब का पालन पोषण, अर्थात उसको क्या कि एक तरह से आत्मसात करके उसको ग्रहण किया, अर्थात जो नीति निरंतर उसको क्या कि एक तरह से आत्मसात किया, और दोनों ने श्रृंगार रस की प्रधानता दी है। दोनों ने क्या श्रृंगार रस के अच्छे कवि थे। काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से दोनों कवि पूर्णतया परिचित थे और दोनों ही तत्कालीन परिस्थितियों से पूर्णतया प्रभावित थे। फिर भी उनमें एक प्रमुख अंतर यह है कि देव कवि के साथ साथ आचार्य भी थे। क्या कि कवि देव के साथ साथ आचार्य थे। उन्होंने काव्यांगों का विवेचन करने के लिए भाव विलास, शब्द रसायन, जाति विलास, रस विलास, कुशल रस आदि विविध ग्रंथों की रचना की। उनमें रस, अलंकार, नायिका भेद, गुणवृत्ति आदि सब काव्य तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कि विवेचन करने के लिए भाव विलास, शब्द रसायन, जाति विलास, रस विलास, कुशल रस आदि विविध ग्रंथों की रचना की। 3-4-5 ग्रंथों की रचना की और उसमें जितने भी चाहे रस है, अलंकार है, नायिका भेद, गुण वगैरह वगैरह का विस्तार से प्रकाश डाला। इस प्रकार देव ने रीतिकालीन परंपरा को अपनाते हुए आचार्यत्व का निर्वाह भी किया। बिहारी ने आचार्यत्व की दृष्टि से किसी रीति ग्रंथ की रचना नहीं की। अब प्रश्न ये भी उठता है कि बिहारी ने आचार्यत्व की दृष्टि से किसी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी बिहारी ने उसमें श्रृंगार वर्णन में कोई कमी नहीं रखी। श्रृंगार वर्णन में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। उसमें रसात्मकता, नायिका भेद वर्णन, अलंकार विधान, भावात्मक रूप विधान में अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। इस कारण उनकी ससई काव्य रसिकों का कंठार बनी हुई है। इस तरह बिहारी और देव कवित्व में समान ठहरते हैं, सिर्फ आचार्यत्व में देव की प्रतिष्ठा अधिक है। देव की आचार्यत्व की दृष्टि से क्या कि कवि देव अधिक है। तो प्रिय विद्यार्थी, थोड़ी ये संक्षिप्त में भूमिका थी। अब महत्वपूर्ण जो बिंदु है व्याख्या भाग देव का, वो देखिए। पहले मैं व्याख्या पढ़ाता हूँ, फिर उसका कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और फिर विशेष कौन सा इसमें महत्वपूर्ण बात है, कौन से छंद अलंकारों का प्रयोग किया है। देखिए आप, गंग तरंगनी बीच बरंगनी ढाडी करे जपू रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणें निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरे अलके छुटी के छलके मानो मनो मांगते मोती, विज्वली से झलके लपटे कन कंचन से अंग उज्ज्वल धोती। गंग कठिन शब्दार्थ में देखिए, गंग तरंगनी का प्राय तरंगों या लहरों से युक्त गंगा, बरंगनी का प्राय स्त्रियां, रूप उदोती का प्राय जिनके रूप का उदय हुआ है, दिवाकर का प्राय सूर्य, निकसे का प्राय निकलती है, विकसे का प्राय विकसित होता है या खिलता है, अलके का प्राय लटाए, कंचन का प्राय स्वर्ण। यह अवतरण देव द्वारा रचित है। कवि ने गंगा में स्नान ध्यान करती हुई महिलाओं के स्वरूप के बारे में वर्णन किया है। गंगा में स्नान करते हैं, कोई जैसे महिला है, कोई गोप गोपिका है जो स्नान करते हैं, और उसके स्वरूप के बारे में क्या कि चित्रण किया है। कवि वर्णन करता है कि तरंगों से युक्त गंगा के बीच में नारियां खड़ी होकर जप करती है तो उनका रूप सौंदर्य और अच्छा लगता है।
देव कवि कहते हैं कि जब सूर्य से निकलती हुई किरणें उन पर पड़ती है तो उनके मुख कमल की ज्योति आभा और बढ़ जाती है। जल से गीली उनके सिर के बालों की लटों से पानी निचोड़ कर गिरता है तो उस पानी की बूंदें ऐसी चमकती है मानो वे उनकी मांग से गिरे हुए मोती चमक रहे हो। अटके पानी के कण बिजली की तरह झलकते हैं। उन नारियों के सोने से अंगों पर उज्जवल धोती भी अच्छी लगती है। उसकी शोभा भीगने और सूर्य की किरणें पड़ने से कुछ और ही हो जाती है। अर्थात संक्षेप में कहा जाए तो कवि देव ने क्या कि जब नारियां, कोई महिलाएं, कोई नारी गोपिकाएं स्नान करती है गंगा के बीच में, तो क्या कि जो पानी की बूंदें हैं सिर पर पड़ती है, उनसे क्या कि एक एक बूंदे ऐसी पड़ती है, गिरती है तो बहुत ही क्या सुहानी, एक तरह से बहुत अच्छी लगती है। ऐसी लगती है कि जैसे क्या कि उस पानी की बूंदे कोई ऐसी क्या कि लटों से पानी निचोड़ कर गिरता है तो पानी की बूंदे ऐसी चमकती मानो वे उनकी मांग से गिरे हुए मोती चमक रहे हैं। और अटके पानी के कण बिजली की तरह झलकते हैं। उन नारियों के सोने से अंगों पर उज्जवल धोती भी अच्छी लगती है, धोती यानी साड़ी भी अच्छी लगती है। तो इसका जो रूप सौंदर्य है वो उसका वर्णन किया तो बहुत ही क्या कि अद्भुत, बहुत ही अच्छा है। विशेष में कवि ने गंगा में स्नान ध्यान करती हुई सुंदर नारियों के बारे में बतलाया है। भीगी हुई उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उनका सौंदर्य कुछ और ही हो जाता है। बिंब योजना सुंदर है। वर्णन कवि के सौंदर्य बोध एवं सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण का परिचायक है। इसमें रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार इत्यादि का प्रयोग हुआ है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।